एक बड़े शहर के रईस परिवार में माया नाम की लड़की बहू बनकर आई। माया गांव से थी, वह सादगी से रहती थी और उसकी शिक्षा भी शहर के मुकाबले कम थी। सास शारदा जी, जो खुद को बहुत मॉडर्न मानती थी, अक्सर अपनी सहेलियों के सामने माया को गंवार कहकर उसका मजाक उड़ाती थी। एक दिन शारदा जी के घर उनके कुछ विदेशी मेहमान और शहर के बड़े व्यापारी डिनर पर आए। शारदा जी ने माया को सख्त हिदायत दी थी कि वह रसोई से बाहर ना आए, ताकि मेहमानों के सामने उनकी इज्जत कम ना हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खाने की मेज़ पर अचानक एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शारदा जी की सबसे करीबी सहेली के गले में अचानक खाने का टुकड़ा फंस गया और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सब पढ़े लिखे लोग घबरा गए। कोई पानी पिला रहा था तो कोई पीठ थपथपा रहा था, लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी। माया, जो रसोई में थी, शोर सुनकर तुरंत बाहर आई। उसने बिना घबराए हेमलिज पैतरा अपनाया। उसने सहेली के पीछे खड़े होकर उनके पेट को एक खास तरीके से दबाया। कुछ ही सेकंड में फंसा हुआ टुकड़ा बाहर आ गया। अभी मेहमान संभले ही थे कि एक विदेशी मेहमान ने गलती से एक महंगी शराब की बोतल फर्श पर गिरा दी। वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। माया ने तुरंत जमीन साफ की और बहुत ही सहज लहजे में, टूटी फूटी ही सही पर विनम्र अंग्रेजी में कहा, डोंट वरी, इट्स जस्ट ए ग्लास, योर प्रेजेंस इज मोर वैल्यूबल। उसकी इस सादगी और तुरंत फैसला लेने की क्षमता ने सबका दिल जीत लिया। मेहमानों के जाने के बाद शारदा जी की सहेली ने कहा, शारदा, तुम इसे गंवार कहती हो? हम सब डिग्री लेकर बैठे थे, लेकिन तुम्हारी इस बहू ने जो सूझबूझ दिखाई वह किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। शारदा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माया से कहा, बेटा, असली गंवार तो मैं थी, जो शिक्षा को केवल भाषा और कपड़ों से तौल रही थी। असली शिक्षा तो व्यवहार और संस्कारों में होती है, जो तुम्हारे पास कूट कूट कर भरे हैं। माया की समझदारी ने घर का माहौल तो बदल दिया था, लेकिन अब बारी थी उसके हुनर को दुनिया के सामने लाने की। शारदा जी ने अब माया को छुपाना बंद कर दिया था, लेकिन समाज अब भी उसे गांव वाली समझकर कम आंकता था। एक दिन शहर में एक बहुत बड़ी आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रदर्शनी लगी। शारदा जी की किटी पार्टी की सभी महिलाएं अपनी महंगी पेंटिंग्स और विदेशी मूर्तियां वहां प्रदर्शित कर रही थी। माया ने देखा कि घर के स्टोर रूम में पुरानी बोरियां, टूटी चूड़ियां और मिट्टी के कुछ बर्तन पड़े हैं। उसने शारदा जी से अनुमति ली और कई दिनों तक कमरे में बंद होकर कुछ बनाने लगी। जब प्रदर्शनी का दिन आया तो माया ने अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाया, जहां सबकी चीज़ें लाखों में थी। वही माया ने बेकार से बेस्ट थीम पर चीज़ें बनाई थी। पुरानी बोरी और कढ़ाई से बने शानदार बैग, मिट्टी के बर्तनों पर मधुबनी पेंटिंग, टूटी चूड़ियों से सजे हुए सुंदर दिए। तभी प्रदर्शनी में शहर के सबसे बड़े डिज़ाइन हाउस के मालिक आए।
वे महंगी पेंटिंग्स को देखकर बस सिर हिला रहे थे, लेकिन जब वे माया के स्टॉल पर रुके तो दंग रह गए। उन्होंने माया से पूछा, क्या तुमने यह सब किसी प्रोफेशनल कोर्स में सीखा है? माया ने अपनी सहज मुस्कान के साथ कहा, साहब, गांव में जब कुछ नया खरीदने के पैसे नहीं होते तो हम पुरानी चीज़ों को ही नया बनाना सीख लेते हैं। ये मेरी पढ़ाई नहीं, मेरी ज़रूरत की सीख है। उस बिजनेसमैन ने माया को अपने नए प्रोजेक्ट के लिए चीफ डिज़ाइनर के तौर पर साइन करने का प्रस्ताव दे दिया। जो महिलाएं पहले माया के पहनावे का मजाक उड़ाती थी, वे अब उसके बैग और सजावट का सामान ऑर्डर करने के लिए लाइन में खड़ी थी। शारदा जी ने बड़े गर्व से सबके सामने घोषणा की, कल तक मुझे लगता था कि मेरी बहू को शहर के तौर तरीके सिखाने की ज़रूरत है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि हम शहरियों को सादगी और किफ़ायत सीखने के लिए माया जैसे बड़े दिल और दिमाग की ज़रूरत है। माया की सफलता अब केवल घर और प्रदर्शनी तक सीमित नहीं रही। माया की सफलता की चर्चा अब अखबारों में होने लगी थी। उसे बड़े बड़े सेमिनार में भाषण देने के लिए बुलाया जाने लगा, लेकिन माया का मन अभी भी अपनी जड़ों से जुड़ा था। एक दिन शारदा जी के पति के बिजनेस में बड़ा घाटा हुआ। उनकी फैक्ट्री में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मजदूर अपनी मांगों पर अड़े थे और मैनेजमेंट उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। ससुर जी बहुत तनाव में थे। उन्हें लगा कि अब उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माया ने अपने ससुर जी से कहा, बाबूजी, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं उनसे बात करूं? मैं उन लोगों के बीच से आई हूँ, शायद उनकी परेशानी समझ सकूं। शारदा जी ने अब पूरा भरोसा जताते हुए कहा, जाओ माया, आज तुम ही इस घर की लाज बचा सकती हो। माया फैक्ट्री पहुंची। वहाँ सूट बूट वाले अफसरों को देखकर मजदूर भड़के हुए थे। माया ने वहाँ जाकर अंग्रेजी या किताबी ज्ञान नहीं झाड़ा, बल्कि वह उन्हीं के बीच जमीन पर बैठ गई। उसने मजदूरों की भाषा में बात की। उसने उन्हें समझाया कि फैक्ट्री डूबेगी तो सबसे पहले चूल्हा उनका बुझेगा। उसने मैनेजमेंट के सामने मजदूरों की उन छोटी छोटी तकलीफ़ों को रखा जिन्हें बड़े अफसर देख नहीं पा रहे थे। मजदूरों को लगा कि कोई उनकी बात सुन रही है। माया की मध्यस्थता से हड़ताल खत्म हो गई और फैक्ट्री फिर से शुरू हो गई। माया ने महसूस किया कि उसके गांव की बहुत सी महिलाएं उसके जैसे ही हुनरमंद हैं, लेकिन उन्हें मंच नहीं मिल रहा। उसने अपने ससुर और सास की मदद से स्वदेशी केंद्र खोला। उसने शहर की मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़कियों को गांव की अनपढ़ कही जाने वाली औरतों से मिलवाया। गांव की औरतें शहर की लड़कियों को मिट्टी के काम और बुनाई सिखाती थी। शहर की लड़कियां उन्हें डिजिटल मार्केटिंग और हिसाब किताब सिखाती थी। एक शाम घर की छत पर चाय पीते हुए शारदा जी ने माया से पूछा, माया, लोग आज भी तुम्हें कभी कभी साड़ी और सादगी की वजह से देशी कह देते हैं, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? माया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माजी, गवार होना या देसी होना कोई गाली नहीं है। इसका मतलब है जमीन से जुड़ा होना। जो पेड़ अपनी जड़ों को छोड़ देता है वह सबसे पहले गिरता है।
मैं शहर की चमक में अपनी मिट्टी की महक नहीं खोना चाहती। शारदा जी ने गर्व से माया का हाथ थाम लिया। अब वह गंवार बहू नहीं बल्कि उस खानदान की नींव बन चुकी थी। माया की इस बढ़ती सफलता के बीच अब एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सहन शक्ति और चरित्र की असली परीक्षा ली। जैसे जैसे माया का स्वदेशी केंद्र मशहूर हुआ, शहर के कुछ बड़े व्यापारी और शारदा जी के कुछ दूर के रिश्तेदार माया की कामयाबी से जलने लगे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक गांव की गंवार आज उनके बराबर बैठ रही है। शारदा जी के एक भतीजे आदित्य की नज़र खानदान की संपत्ति पर थी। उसने माया की छवि खराब करने के लिए एक चाल चली। उसने स्वदेशी केंद्र के खातों में हेरा फेरी कर दी और यह अफवाह फैला दी कि माया गांव की औरतों को कम पैसे देकर बाकी पैसे अपनी निजी बचत में डाल रही है। एक सुबह कुछ पत्रकार और पुलिस घर पहुंच गए। मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई। हमने तो पहले ही कहा था, खून अपना रंग दिखाता है। आखिर है तो छोटे गांव की लालच आ ही गया होगा। शारदा जी और ससुर जी समाज के दबाव में थोड़े डगमगा गए। आदित्य ने आग में घी डालते हुए कहा, चाची, जिसे आप घर की लक्ष्मी मान रही थी उसने तो आपके नाम पर कालिक पोत दी। माया शांत थी। उसकी आंखों में आंसू थे पर कमजोरी नहीं। उसने सिर्फ एक बात कही, बाबूजी, जिसने कभी मिट्टी से सोना बनाना सीखा हो उसे कागज़ के नोटों की चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे बस 24 घंटे का समय दीजिए। लोग माया को अनपढ़ समझते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि माया ने शहर की लड़कियों से चुपचाप कंप्यूटर और सीसीटीवी एक्सेस करना सीख लिया था। माया ने केंद्र के गुप्त कैमरों की फुटेज निकाली जिसमें आदित्य एक रात चुपके से ऑफिस में घुसकर फाइलें बदल रहा था। उसने उन ग्रामीण महिलाओं को बुलाया जिनकी मदद उसने की थी। सैकड़ों औरतें ढोल मंजीरे लेकर घर के बाहर जमा हो गईं और चिल्लाने लगी, हमारी बहू ने हमें जीना सिखाया है, वह चोर नहीं हो सकती। जब माया ने लैपटॉप पर ससुर जी और पुलिस को सच्चाई दिखाई तो आदित्य का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। मोहल्ले वाले जो ताने दे रहे थे अब अपनी नज़रें झुकाए खड़े थे। शारदा जी की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। उन्होंने सबके सामने माया से माफ़ी मांगी, लेकिन माया ने उनके पैर छुए और कहा, माँ जी, जब तक आप मुझ पर विश्वास करती हैं दुनिया के शक से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस याद रखिएगा, लिबास गंवार हो सकता है लेकिन नियत और वफादारी इंसान के अपने हाथ में होती है। उसी दिन ससुर जी ने घोषणा की कि अब से पूरा बिजनेस और घर की चाबियां माया के पास रहेंगी, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि वह सिर्फ घर की बहू नहीं बल्कि घर की रक्षक भी है। माया ने अब अपनी ताकत का इस्तेमाल गांव की लड़कियों के लिए स्कूल खोलने में करने का फैसला किया ताकि भविष्य में किसी और लड़की को गंवार होने का ताना न सुनना पड़े। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।